दोस्तों नमस्कार। आज की ये क्लास यूएस पेडागाजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास दोस्तों यातायात से संबंधित है जो सीटेट सिलेबस में दिया गया है। उसके अभी सभी हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कम दूरी यानी कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होता है। यानी जब आपको थोड़ा सा कम दूरी जाना हो, ज़्यादा दूरी ना जाना हो तो कौन सा साधन उपयोग करना चाहिए और सर्वाधिक उपयोगी भी होता है। ए नंबर दिया है सड़क, बी नंबर दिया है रेल, सी नंबर दिया है वायु। तो इसमें कूट दिया गया है केवल ए सही है या केवल बी सही है या केवल ए सी सही है या फिर बी सी सही है। तो इसमें क्या कह रहा है, कम दूरी यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो कम दूरी के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो सड़क मार्ग होता है। तो केवल ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क राजमार्गों में से या सड़क मार्गों में से एक है। पहला दिया है उधमपुर कटरा राजमार्ग, दूसरा मनाली लेह राजमार्ग, तीसरा जम्मू कटरा राजमार्ग, तीसरा और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बोल रहा है हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से जो है दूसरा नंबर एक है, मनाली लेह राजमार्ग जो है विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्गों में से एक है। तो दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन को आपको छांटना है। तो कौन सा कथन सही है, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। दूसरा फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। या तीसरा भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो तीसरे का जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा वो क्या है, भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये बात सही है। फ्लाईओवर जो है उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, ये भी बात सही है। तो हमारा तीसरे का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो उपरोक्त सभी बोला है। तीसरे का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, सोनू जब सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे बताइए। तो नीचे जो शहर दिए गए हैं उसमें आपको छांट के बताना है कि जब सोनू जो है कहाँ से कलकत्ता से जब दिल्ली जाएगा तो कौन कौन से बड़े शहर हैं जो उसके रास्ते में पड़ेंगे। तो इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बनारस, दूसरा बनारस इलाहाबाद आगरा, दूसरा बनारस बरेली आगरा, तीसरा बनारस गोरखपुर लखनऊ, चौथा बनारस आगरा और बरेली। तो इसमें मेन कहा गया है सोनू सड़क मार्ग द्वारा, क्या और किसी मार्ग द्वारा नहीं, सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर आएंगे। तो इसमें चौथे का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बनारस इलाहाबाद और आगरा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये इंडियन मैप है, यहाँ पे कोलकाता है, फिर उसके बाद ये बेल्ट जो यूपी वाला आता है तो यहाँ से सबसे पहले बनारस आएगा। ऑप्शन के अनुसार देखना है, बाकी और तो और शहर आते हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से पहले बनारस आएगा, फिर यहाँ कुछ इलाहाबाद है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ कुछ आगरा है, फिर उसके बाद इधर राजस्थान हो जाता है, फिर उधर चला जाता है तो ये हरियाणा और उसी के बॉर्डर पे एकदम दिल्ली है। तो ये कौन कौन से शहर आएंगे, बनारस आएगा, इलाहाबाद आएगा और आगरा आएगा। तो चौथे का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, एक छात्र दिल्ली से पटना की यात्रा के विषय में निम्नलिखित विवरण देता है। क्या पटना दिल्ली के पूर्व में अवस्थित है। उसके बाद अगला बी नंबर में कहा गया है पटना जो है पटना बिहार की राजधानी है जबकि दिल्ली भारत की। तीसरा, यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उनमें कानपुर इलाहाबाद आदि प्रमुख हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें ए और बी सही है या ए और सी सही है या बी सी सही है या फिर ये सभी सही है। तो इसमें कहा क्या गया था दोस्तों, इसमें कहा गया था एक छात्र दिल्ली से पटना की यात्रा के विषय में निम्नलिखित विवरण देता है। पटना जो है दिल्ली के पूर्व में स्थित है, क्या ये बात सही है।
तो पटना जो है यहाँ स्थित है मान लीजिए, और दिल्ली यहाँ है, तो दिल्ली के पूर्व में तो पटना स्थित है, तो ये बात ए नंबर सही है। उसके बाद बी नंबर में क्या बोला गया है, बी नंबर में बोला गया है पटना बिहार की राजधानी है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, पटना बिहार की राजधानी है, जबकि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद सी नंबर में यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उनमें जो है कानपुर, इलाहाबाद आदि प्रमुख हैं, ये भी बात सही है। जब दिल्ली से वो पटना जाएगा तो बीच में कानपुर भी आएगा, इलाहाबाद भी आएगा और अन्य अनेक शहर भी आएंगे, तो ये भी बात सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पाँचवें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर में, क्या किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, यानी स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर लिखा गया था। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना है। यानी कोई मानचित्र दिया गया है, उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर है, तो यदि इसमें क्या कहा गया है 15 और 15 सेंटीमीटर अगर दूरी दर्शाई गई है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर है, तो 15 में तो 15 गुणे 100 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 1500 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरे ऑप्शन में दिया है 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो छठवें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो बनाई गई थी 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी और वो अभी भी है, तो ये किस बात में सत्य है? ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, या ये सड़क 6 लेन वाली है, या यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें कूट दिया गया है, ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या फिर सभी सही है। तो इसमें जो दिया गया है तीनों ऑप्शन जो तीनों दिए गए हैं ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, ये बात सही है। फिर ये 6 लेन की सड़क है, ये भी बात सही है। यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये भी बात सही है। तो हमारा सातवें का जो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से सभी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, अगला 8वां क्वेश्चन दिया गया है, ये भी राजमार्ग से संबंधित, इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें क्या कहा गया है? सूची दिया गया है, दोनों सूची दी गई, इसको मिलाना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग ए, राष्ट्रीय बी में राजमार्ग दिया है, सी में जिला मार्ग दिया है और डी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिया है। तो ये कह रहा है कौन कौन सी संस्था किसके अधीन पे ये होते हैं। तो इसमें जो दिया गया है इसमें केवल आपको मिलान करके बताना है। तो इसमें मिलान करके बताना है, तो जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो CPWD के अधीन होता है, ये उसका निर्माण और रखरखाव करती है। उसके बाद राजमार्ग जो होता है PWD के अंतर्गत आता है। जिला मार्ग जिला परिषद के अंतर्गत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है NHAI के द्वारा आती है, NHI के द्वारा आती है। तो ये सीधे सीधे मिला हुआ है। इसको आप ए का 1 में मिलाएंगे, बी का 2 में मिलाएंगे, सी का 3 में मिलाएंगे और डी का 4 में मिलाएंगे। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो ये पहले ऑप्शन में है दिया गया, यही हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलकर बना है? यानी जो सबसे लंबी सड़क है वो ग्रांड ट्रंक रोड है, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है। ये जो है किन 2 राजमार्गों को जोड़कर या मिलाकर बनाया गया है? तो कौन कौन से राजमार्गों को जोड़कर मिलाया गया है? पहला NH1 और NH3, या NH2 और NH3, या फिर NH1 और NH2, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है ये कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर बनाया गया है? जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो NH1 और NH2 को मिलाकर बनाया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद मोहन, 10वां क्वेश्चन, मोहन चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है। क्या मोहन जो है चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है? ऐसे में वह अपने शिक्षक से जानना चाहता है कि वह कौन सी सड़क है जो इन चारों महानगरों को जोड़ती है। तो शिक्षक क्या उत्तर देगा? तो इसमें 10वें का पहला ऑप्शन दिया गया है NH1, दूसरा ऑप्शन दिया NH2, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, या इसमें दिया है चौथा NH3।
तो एक बच्चा है जो मोहन चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है। ऐसे में वह अपने शिक्षक से जानना चाहता है कि वह कौन सी सड़क है जो इन चारों महानगरों को जोड़ती है। शिक्षक क्या उत्तर देगा? तो शिक्षक जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर जो से योजना है उसका जो रोड है, हाईवे बनी हुई है, वो उसका उदाहरण देगा। तो इसमें हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चलाई गई है दोस्तों, ये 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो इसमें से पहला हो जाएगा, पहला कौन सा? दिल्ली यहाँ पे है, फिर यहाँ कोलकाता है, फिर यहाँ मुंबई है, फिर यहाँ फिर क्या है? चेन्नई है। इन चारों को जोड़ने के लिए जो रोड बनाई गई है, चारों महानगरों को जोड़ने के लिए, वही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आती है। तो इसको ये चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ये 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, फिर मुंबई, फिर चेन्नई। इसको याद करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जो वो होते हैं, हमारे महानगर जुड़े हुए हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों। जैसे दिल्ली, फिर दिल्ली का सीएम, ये इतना याद कर लीजिए, आपको चारों महानगरों का नाम याद हो जाएगा। दी फॉर दिल्ली, यहाँ दिल्ली थी, फिर क फॉर कोलकाता है, फिर यहाँ सी फॉर चेन्नई है, यहीं पे चेन्नई है, फिर एम फॉर मुंबई है। तो ये चारों को जोड़ती है। तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो शिक्षक जो है इसी चीज़ का उदाहरण देगा या इसी चीज़ के बारे में उसको बताएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है रेल मार्ग अपने किस विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है? यानी रेलवे जो होता है, रेल मार्ग अपने किस विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है? ए, तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों के आवागमन के लिए उपयोगी होता है, या रेलवे भारी सामान को ढोने में भी उपयोगी होता है। तो इसमें कूट दिया गया है, केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए बी सही है या फिर ना तो ए और ना तो बी सही है। तो ये रेलवे के बारे में दो कूट दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, तीव्रता से यानी स्पीड से भी जाती है रेल, और एवं कम खर्च में भी लोगों को आवागमन के लिए उपयोगी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन में दिया गया है रेलवे भारी सामान को ढोने में भी उपयोगी होता है, ये भी बात सही है। तो रेलवे जो क्या करता है, भारी सामान को भी ढोने के लिए उपयोगी होता है। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी तीसरे ऑप्शन में है, तो 11वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? ए, औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है, या बी दिया है रेल अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें इन कथनों पर विचार करके हमको नीचे जो कूट दिया गया है इनको आंसर करना है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या तो ना तो ए और ना तो बी सही है। तो 12वें का जो हमारा दिया गया है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा यानी उद्योग धंधे के द्वारा रेल परिवहन की तीव्रता यानी रेल परिवहन की तीव्रता या तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है, ये बात सही। जो औद्योगिक क्रांति आई है वो रेल परिवहन के लिए तीव्र विकास करने में सहायता प्रदान की थी। उसके बाद रेल जो है अर्थव्यवस्था और उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी, ये भी बात सही है। रेल में जो था सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो होता है रेल को माना जाता है, तो इससे अर्थव्यवस्था भी सुधरती है, उद्योग और कृषि में भी तीव्रता से इसका विकास हुआ है। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसमें ए और बी दिया गया है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है? तो इसका कहने का मतलब है, या आपको पूछने का इसका क्वेश्चन का मतलब है कि यदि आप सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जानते होगे तो आप आंसर टिक कर सकते हो। तो इसमें कहा क्या गया है, संजू जो है यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके आई है, या यात्रा करके वो आई है और बच्चों को बता रही है। तो 13वां क्वेश्चन का हमारा जो दिया गया है, वाराणसी से कन्याकुमारी, या दिल्ली से अमृतसर, या दिल्ली से कोलकाता, या फिर दिल्ली से मुंबई। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वाराणसी देखें तो दोस्तों, वाराणसी मान लीजिए कुछ यहाँ पे है और कन्याकुमारी यहाँ, तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो यही वो घूम के आई है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद
14वां क्वेश्चन कह रहा है, 14वां, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जम्मू से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा ऑप्शन डिब्रूगढ़ से मुंबई और चौथा ऑप्शन सिलचर से पोरबंदर। तो इसमें कहा किया गया है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो 14 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ ये असम राज्य में यहाँ पर स्थित है और ये कन्याकुमारी यहाँ स्थित है। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ये कौन सी ट्रेन है? वो क्या है? विवेक एक्सप्रेस को कहा जाता है। और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो 14वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रेलवे दिया गया है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ है। तो कोंकण रेलवे स्टेशन कहाँ? तो मुंबई से कर्नाटक। उसके बाद यानी कोंकण रेलवे स्टेशन किसको किसको मिलाता है या कहाँ पर होता है? तो कोंकण रेलवे स्टेशन जो है मुंबई से कर्नाटक के बीच में स्थित है, या यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लोग यात्री जाते हैं। फिर टॉय ट्रेन जो होती है कलकत्ता से शिमला तक जाती है। उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन जो होता है दार्जिलिंग में जाती है। तो ये सीधे सीधे मिलान दिया हुआ है, इसको आपको मिला लेना था। 1 2 3, 1 2 3 किस में है? पहले ऑप्शन में है। तो 15वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? ए नंबर दिया गया है, रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच में हुई थी। या बी दिया है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है। या सी दिया है, मोनो रेल मुंबई में चलती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या फिर ये सभी सही हैं। तो रेलवे की शुरुआत जो है दोस्तों 1853 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई और थाने के बीच में हुई थी। और ये 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है कहाँ स्थित है? गोरखपुर राज्य में स्थित है। ये भी बात सही है। उसके बाद मोनो रेल मुंबई में चलती है। ये भी बात सही। ए बी सी हमारा 16 का जो हो जाएगा हमारा सभी से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर 16 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन की विशेषता है? अब जल मार्ग की विशेषता कौन कौन सी है? ये इसमें सारे क्वेश्चन जो है यातायात से संबंधित हैं। जल मार्ग, वायु मार्ग और स्थल मार्ग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें यातायात में सीटेट सिलेबस में दिया गया है, उसी संबंधित ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ए नंबर के बारे में, जल मार्ग के बारे में है, ए ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बी अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी साधन होते हैं। तो ये दोनों बात सही है। क्या? ये जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, क्या? जल मार्ग जो होता है परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग होता है, और अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी साधन माना जाता है। तो दोनों हमारा सही है। तो हमारा 17 का हो जाएगा ए और बी, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या? सदिया यानी सदिया से घुघरी या कौन कौन सी नदी पर ये जो है जलमार्ग बनाए गए हैं, इसको बताना है हमको। तो ये कौन सा क्वेश्चन? ये 18वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो कहा गया है सदिया से घुघरी, तो इसमें सदिया से घुघरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है, या ब्रह्मपुत्र नदी का ये जलमार्ग है। उसके बाद इलाहाबाद से हल्दिया जाने वाला जो जल मार्ग है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद तलचर से पारादीप जाने के लिए ये जलमार्ग कहाँ बनाया गया है? ये ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया है। लखीमपुर से भागा वो बराक नदी पर बनाया गया है। तो हमारा इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? सदिया से घुघरी ब्रह्मपुत्र नदी, तो पहला का बी हो जाएगा। उसके बाद पहला का दूसरा, यानी पहले का दूसरा, उसको इसी ऐसे करके आप मिलाइएगा। तो ये पहला नंबर जो 18 में दिया गया है, ये ए नंबर का किस में मिलाया गया है? दूसरे में मिलाया गया है। फिर बी नंबर का पहले में मिलाया गया है। इसमें देख लेते हैं, बी नंबर का जो है पहले में मिलाया गया है। ये बी नंबर का ए नंबर इधर से
ए नंबर यहाँ से देखिए दूसरे नंबर से ये थोड़ा नंबरिंग गलत कर दिया है। यहाँ इसको ए देना चाहिए तो ए नंबर किसको मिलाया है, दूसरे को मिलाया है। उसके बाद बी नंबर कहाँ गया है, तो एक नंबर पे गया है। तो ये ऐसे करके ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, न्हावा सेवा मुंबई में है, पारादीप उड़ीसा, या हल्दिया कोलकाता, या कोची तमिलनाडु। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है इसको हमको बताना है। तो 19वें में जो चौथा दिया गया है कोची जो है तमिलनाडु, ये बात गलत है। कोची जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ, केरल राज्य में। तो कोची केरल राज्य में स्थित है, तो यही सुमेलित नहीं है, इसी को हमको टिक कर देंगे। 19वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी न्हावा सेवा मुंबई में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है, हल्दिया कोलकाता में स्थित है, लेकिन कोची जो है तमिलनाडु में नहीं स्थित है, कोची जो है केरल राज्य में स्थित है। तो कोची कहाँ स्थित है, कोची केरल राज्य में स्थित है। तो हमारा 19वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है वायुमार्ग के बारे में ये क्वेश्चन है। वायुमार्ग के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वायुमार्ग के बारे में। ए नंबर, इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में ली जाती है। बी, इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है। सी, यह सर्वाधिक महंगा साधन है। डी, यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, यानी सबसे तेज चलने वाला साधन है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये चारों ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं। कैसे, इसकी सेवा जो है दुर्गम, यहाँ गाड़ी मोटर या जल मार्ग के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ वायु मार्ग के द्वारा पहुँचा जा सकता है। इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है, ये भी बात सही है। यह सर्वाधिक महंगा साधन होता है, ये भी बात सही है। और यह परिवहन का सबसे तीव्र गति वाला साधन होता है, ये भी बात सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। तो ये सभी हमारा राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 20वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी जो प्राइवेट है उसको हमको छांटना है, जो सरकारी उसको हटा देना है। तो जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया, तो ये इसमें कहा गया है कौन सी वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन कौन सी जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जेट भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती, इंडिगो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती, विस्तारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और एयर इंडिया भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये एयर एशिया है। तो एयर एशिया जो भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन जो इसमें कहा गया एयर इंडिया जो है निजी क्षेत्र की ये नहीं, वायु सेवा नहीं है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एयर इंडिया जो है सरकारी होता है, ये निजी क्षेत्र में नहीं माना जाता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 21वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सी, एयर इंडिया सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें कौन कौन सा हमारा सही है। जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों, वो 1953 ईस्वी में हुआ था, ये बात सही है। उसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये भी बात सही है। लेकिन सी नंबर जो दिया गया है, सी नंबर में क्या कहा गया है, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों ज़रा। सी नंबर में कहा गया है एयर इंडिया सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो एयर इंडिया जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं नहीं उपलब्ध कराता, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये बात गलत है। तो ए बी हमारा किस ऑप्शन में है, तो ए बी हमारा पहले ऑप्शन में है। तो हमारा 22वां का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये 22 का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 23वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है। यानी जो आरक्षित रिजर्वेशन टिकट होता है, कौन कौन सी जानकारी उस पर होती है। तो आरक्षित टिकट पर कौन सी जानकारी होती है। तो पहला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है। इसमें पहला दिया यात्रा की तिथि, आरक्षण की तिथि, कुल किराया, या फिर ये सभी। तो 23 का हमारा जो आरक्षित टिकट पर जो लिखा होता है, ये सभी चीज़ लिखी होती हैं। यात्रा की तिथि भी लिखी होती है, आरक्षण की तिथि भी लिखी होती है, और कुल किराया भी लिखा होता है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों ये ओमना का शहर एनसीईआरटी चैप्टर में दिया गया है, उसी से ये सारे क्वेश्चन ये छांट के इसमें रखे गए हैं। तो ये इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सीटेट एग्जाम में। उसके बाद दूसरा यानी 24 नंबर कह रहा है
राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उससे लेना चाहेंगे? तो कौन कौन सी जानकारी लेना चाहेंगे? तो ए नंबर में आरक्षण की तिथि, बी नंबर में यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान, बी उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, तीसरा यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। तो जो आरक्षित टिकट काउंटर पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो राधिका की दादी से या राधिका से कौन कौन सी चीज़ पूछेंगे? तो वो जो पूछेंगे वो सारी चीज़ें पूछेंगे। कौन? आरक्षण की तिथि यानी आपको किस डेट के लिए टिकट चाहिए, यात्रा प्रारंभ व समाप्त होने का स्थान भी, आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे यात्रा और कहाँ तक जाएंगे ये भी पूछेगा। उनकी आयु यानी उनकी आयु कितनी कितनी है, कितने बच्चे हैं, वयस्क कितने हैं, उन सभी को पूछेगा। उसके बाद यात्रा की श्रेणी यानी किस श्रेणी में आप यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेन का नाम कौन सा है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछा जाएगा, तब उनको टिकट दिया जाएगा। तो हमारा चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है। 24 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, समय सारणी में कौन सी जानकारियाँ होती हैं? जैसे स्टेशन पे जो लिखा होता है समय सारणी, उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ दी होती हैं? तो 25 का जो पहला ऑप्शन दिया है परिवहन रूट का विवरण, दूसरा स्टेशनों के बीच की दूरी, तीसरा यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, या चौथा सभी। तो समय सारणी में कौन सी जानकारियाँ लिखी होती हैं? तो समय सारणी में ये सभी जानकारियाँ लिखी होती। परिवहन रूट का विवरण भी लिखा होता है, स्टेशन के बीच की दूरी भी लिखी होती है और यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के बारे में भी वहाँ पे लिखा होता है। तो 25 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन, इको टूरिज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको टूरिज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर दिया है इसका उपयोग पर्यावरणीय व सामाजिक लाभ के लिए होता है। बी नंबर में लिखा गया है सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। और तीसरा सी नंबर में लिखा गया इको टूरिज्म से देश की आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या उपरोक्त सभी सही हैं? तो इको टूरिज्म से जो होता है दोस्तों वो इसका उपयोग पर्यावरणीय व सामाजिक लाभ के लिए होता है, ये बात सही है। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बात सही है। इको टूरिज्म से देश की आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो जब सारे ऑप्शन हमारे सही हो गए तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन कहा गया है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, या कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है, या सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, या उपरोक्त में से सभी नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को जो तिब्बत में जाना जाता है वो कोमोलांगमा नाम से जाना जाता है। तो 27 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन, पर्वतारोहण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए नंबर पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का उपयोग करते हैं। बी पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं। सी पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये जो पर्वतारोही होते हैं ये तीनों का उपयोग करते हैं। क्या? पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं का भी उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है। और पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं यानी एक ग्रुप के साथ चलते हैं जिसमें कई लोग होते हैं। उसके बाद सी पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वहाँ पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं, यानी वो क्या करते हैं? पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं। तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट है, तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? तो 28वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और रोज़ाना क्लास की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।